नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दोस्तों आपको बता दें फिलहाल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिक्स पर एक साथ भारत के साथ आया चाइना, जहाँ शी जिनपिंग भी आ सकते हैं भारत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अचानक इतना याराना क्यों दिखा रहा है चीन, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल भारत के सामने गिड़गिड़ाया इमरान खान का प्रधानमंत्री जी श्रीलंका जाने के लिए दे दो रास्ता। जी भारत के एयर स्पेस खिलवाने के लिए इमरान खान की तरफ से आप प्रस्ताव। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल में जारी सियासी घमासान के बीच आज आपात बैठक बुलाई गई है। कुछ भी हो सकता है नेपाल में। इस बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने लिया फैसला, शोक 5 लाख मौतें हो चुकी कोविड-19 से राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुकाया गया, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों अमेरिका से पाकिस्तान ने लगाई गुहार, कहा भारत से समझौता कराओ, भारत से बातचीत कराओ। जी हाँ, इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साहब, भाजपा की प्रचंड जीत। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। वापस फिर से घुटने पर आया चाइना, भारत सरकार का भारत का किया समर्थन, कहा जिनपिंग भारत जाएंगे। अचानक इतना बदलाव क्यों? जी हाँ, दरअसल भारत चीन सीमा पर करीब 11 महीनों तक भारी तनाव रहा। तो पहले पेंगोंग झील और फिर अन्य जगहों से डिसंगेजमेंट की रिपोर्ट्स के बीच चीन के तेवर बदल गए हैं। उनकी बातों में अब सहयोग, मानवता जैसे शब्द आने लगे हैं। सोमवार को चीन ने ये कहते हुए भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का समर्थन किया है और वो भारत और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना चाहता है। अगर अगले कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी से उपजी परिस्थितियां काबू में आ गईं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं। अगर वो आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी संभव है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि फिलहाल चीन ब्रिक्स को बेहद महत्व देता है और इसके जरिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का पक्षधर है। चीन ने कहा है कि फिलहाल वो ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को भी मजबूत करना चाहता है। सीमा पर जो हालात हैं उसका सम्मेलन एक असर पड़ेगा या फिर नहीं, इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने कहा है फिलहाल भारत के इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन का चीन समर्थन करता है। चीन भारत व अन्य ब्रिक्स देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से संवाद करेगा और राष्ट्रपति जिनपिंग भी भारत जाने से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये ब्रिक्स देशों को लेकर चीन की रणनीति बदली है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारत के सामने गिड़गिड़ाया इमरान खान, कहा श्रीलंका जाने के लिए खोल दो रास्ता। जी हाँ, भारत ने भी दिखाई दरियादिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के सामने प्रस्ताव भेजा है। भारत के पास प्रपोजल गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि फिलहाल भारत अपना एयर स्पेस खोल दे और श्रीलंका जाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विमान का रास्ता दे। और यही कारण है कि फिलहाल भारत ने भी दिली दिखाते हुए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इमरान खान श्रीलंका पर दौरे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत से अनुरोध किया गया था कि भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल श्रीलंका के लिए कर पाएंगे। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से ही भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के किर्गिस्तान दौरे के लिए अपनी एयर स्पेस की इजाज़त दे दी थी। हालांकि जनता के दबाव में चलते पीएम मोदी ने अपने रूट में परिवर्तन भी कर लिया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इंडिया से रिश्ते बहाल करना चाहता है घबराया पाकिस्तान। यूएस से लगाई बातचीत शुरू करवाने की गुहार। जी हाँ, बाइडेन के पास जा पहुंचा है। भारत विरोध में चीन का हाल देखकर पाकिस्तान भी घबरा गया है, इसलिए उसने अमेरिका से एक गुहार लगाई है कि वो भारत के साथ उनके संबंधों को सामान्य करवाने की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान चाहता है कि भारत उसके साथ शांति बहाली के लिए
बातचीत करें, लेकिन इसके लिए अमेरिका को मदद करनी ही होगी। एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में बोलते हुए असद ने कहा है कि फिलहाल हम शांतिपूर्ण पड़ोस के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की भी उठानी होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ही पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की जा रही है। अमेरिका भी पहुंचकर अमेरिका से भी गुहार लगा रहा है कि मध्यस्थता यानी मीडिएटर बन जाइए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ने सुलझा सीमा विवाद, तो निवेश की आई बाढ़, 45 निवेश प्रस्ताव को जल्द मिलेगी मंजूरी। दरअसल दिसंबर महीने में एक रिपोर्ट में आई थी कि जिसमें कहा गया था कि फिलहाल अप्रैल से अब तक चीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 120 से अधिक FDI प्रपोजल आए हैं। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल चीन से आने वाले 45 निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार किया भी जा रहा है। इस बीच इसे ग्रेट वॉल मोटर और मोटर क्रॉप जैसी कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में चीन और भारत के बीच LAC पर पीछे हटने पर सहमति बनी है। इसके बाद टेंशन में कमी आई है। टेंशन में आई कमी के बाद निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार भी किया जा रहा है। निवेश के ये प्रस्ताव अप्रैल 2020 के सरकार के सामने है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से आने वाले 150 निवेश प्रस्ताव सरकार के सामने हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। लाल किले हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारी आरोपी मोहिंदर मनदीप को पुलिस ने दिल्ली पुलिस से दबोचा दिया। दरअसल कृषि कानून के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपी मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू एंड कमिश्नर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह 26 जनवरी को हिंसा के मामले में जम्मू से हिरासत में लिए गए थे। पहले शख्स और जम्मू शहर के चाठा के निवासी भी हैं। आरोपियों ने बताया है कि फिलहाल उन्हें सोमवार रात हिरासत में ले लिया गया और तत्काल ही पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का गुजरात से हुआ सफाया म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव में। दरअसल दोस्तों, गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें ही आई हैं। इसके साथ ही काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बढ़त बनाए हुई है। इस बीच गुजरात के निगम मतगणना होने के बीच दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अव्वल पार्टी बीजेपी ने 576 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की और आगे लगातार बढ़ती चली जा रही है। सूरत की 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी, वहीं जामनगर में 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। BSP ने भी खाता खोल दिया। अहमदाबाद की 192 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल बीजेपी 82 सीटों पर आगे हुई है। इस बीच नतीजों के अनुसार अब तक 34 सीटों पर परिणाम घोषित हो गए। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार जो पल पल की अपडेट निकल के आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी का गुजरात के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में सफाया हो चुका है। दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से सुबह बताएंगे क्योंकि अभी लगातार काउंटिंग जारी है और सीटें आगे पीछे हो रही, लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी 100, 150, 30, 200 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी से तो चल ही रही है। तो ये कांग्रेस को बड़ा झटका फिर से लगा है। हम चलते हैं अपडेट। IIT खड़गपुर को संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी हर घर में सोलर पावर पहुंचाना चुनौतीपूर्ण, छात्रों को दिया सेल्फ 3 का मंत्र। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 फरवरी 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल आपको इस संस्थान से स्नातक करने के बाद न केवल अपने भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है बल्कि वर्तमान पर नज़र रखते हुए आपको अपने राष्ट्र के भविष्य की देखभाल भी करनी है। PM मोदी ने कहा कि सरकार ने
मैप और भू स्थानिक डेटा को कंट्रोल से मुक्त कर दिया और इस कदम में टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती भी मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा और इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप और इनोवेटर्स को नई आज़ादी भी मिलेगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ममता के निकलने ते ही अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई, हो रही पूछताछ। जी आपको बता दें कि फिलहाल कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सीबीआई मंगलवार को इस घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंचे और इस बीच आपको बता दें कि पूछताछ लंबे समय तक हुई है। इससे एक तरीके से मुसीबतें बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कनाडा के किसान हितैषी पीएम ट्रूडो को चीन के सामने हुई बोलती बंद, उइगुरों पर वोटिंग से हट गए पीछे। दरअसल कनाडा के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चीन को पश्चिमी जिनजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का दोषी घोषित करने के लिए मतदान हुआ, लेकिन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी कैबिनेट के सदस्य भी इस मतदान में शामिल नहीं हुए। निचले सदन में पेश किए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में सोमवार को 266 वोट पड़े और एक भी मत इसके खिलाफ नहीं पड़ा, लेकिन ट्रूडो और उनकी कैबिनेट ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 2022 शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन को बीजिंग से हटाने का आह्वान किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कनाडा के विदेश मंत्री इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर, झारखंड मुख्यमंत्री के बयान पर विश्व हिंदू परिषद का पलटवार, आदिवासी समाज की श्रद्धा तोड़ रही है हेमंत सोरेन। जी हाँ, दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने उन पर जमकर हमला बोला है। बीएचपी का कहना है कि सोरेन का ये बयान वनवासी समाज की आस्था व विश्वास पर चोट पहुंचाने वाला है। बीएचपी इस गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करती है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अमर उजाला से कहा था कि फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वनवासी समाज को दिग्भ्रमित कर उनकी श्रद्धा को तोड़ने का पाप कर रहे हैं और उनके बयान देशभक्त और धर्मनिष्ठ वनवासी समाज की आस्था व विश्वास पर चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा लगता है कि देश, धर्म व संस्कृति के लिए वनवासी समाज और उससे जुड़े महापुरुषों के योगदान को नकारते हुए सोरेन ईसाई मिशनरियों, कम्युनिस्ट और नक्सली गतिविधियों के षड्यंत्रों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। समाज के राजनीतिक नेतृत्व को बहुत जिम्मेदारी से वक्तव्य देने चाहिए और वे सुनियोजित तरीके से वनवासी समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सफल भी नहीं होंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गुजरात बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर गुजरात में फिर से ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगने लगा। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता मनीष दोशी ने लगाया ईवीएम से छेड़खानी का आरोप। अब ये फिर से रोना शुरू कांग्रेस का। गुजरात की 6 महानगर पालिका का चुनाव परिणाम आज घोषित हो गया। फिलहाल घोषित हो रहा है धीरे धीरे। इसके लिए सुबह से मतगणना जारी है। बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हो चुकी है। अब ईवीएम मशीन से मतगणना की जा रही है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में 22 स्थलों पर मतगणना हो रही है। 6 महानगर पालिका में 575 सीट के लिए करीब 2400 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा एवं कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं। सभी का मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी, उनके एजेंट तथा मतगणना कर्मचारियों के बैठने की अलग व्यवस्था भी की गई है। अहमदाबाद महानगर पालिका में 192, सूरत में 120, राजकोट में 72, जामनगर में 64, भावनगर में 52, सूरत में 120 तथा बड़ौदा में 76 सीटों के लिए मतगणना होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी से राजकोट महानगर पालिका के चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। दोषी का कहना है कि रविवार को राजकोट महानगर पालिका के चुनाव के दौरान दोपहर 3:30 बजे तक 26% मतदान रहा, जबकि करीब 2.5 घंटे बाद अचानक 21% मतदान बढ़ा हुआ दिखाया गया। दोषी का आरोप है कि अंतिम 2.5 घंटे में अधिकतम 400 से 500 लोग मतदान कर सकते थे, जबकि अंतिम समय में अचानक मतदान बढ़ना शंका के दायरे से आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता का ये बयान अपने आप में कहीं न कहीं तरीके से फिर से उनकी हताशा को दिखा रहा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर
सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में श्रमिकों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल यूपी का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था तो है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई। प्रदेशों से असंगठित क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमेरिका में कोरोना से 5 लाख मौतों के शोक में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, बाइडेन प्रशासन का फैसला। दरअसल अमेरिका सरकार ने कोरोना वायरस से देश में 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाने पर यूएस की याद में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने सोमवार को यह जानकारी भी दी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार शाम तक इस आदेश का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार के सभी संघीय इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज 5 दिनों तक आधा झुका रहेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जैन पास्की ने कहा है कि ये आदेश 5 दिनों तक प्रभावी भी रहेगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल में जारी सियासी गतिरोध के बीच पीएम ओली ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक, सुप्रीम कोर्ट भी सुनाएगा फैसला। दरअसल नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल संसद भंग करने के अपने फैसले के बाद बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मंगलवार सुबह सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। ओली, जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने सुबह 9:30 बजे बलुवतार में अपने आधिकारिक निवास पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री प्रदीप गायली, वित्त मंत्री विष्णु पौंडेल, गृह मंत्री राम बहादुर थापा और थल सेना अध्यक्ष पूर्ण चंद्र शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।